मैं सोच भी बदलता हूँ, नज़रिया भी बदलता हूँ। मिले न मंजिल मुझे तो उसे पाने का ज़रिया भी बदलता हूँ। बदलता नहीं अगर कुछ तो लक्ष्य नहीं बदलता हूँ, उसे पाने का पक्ष नहीं बदलता हूँ। सरोजनी नायडू जी की ये पंक्तियाँ मैं जितनी बार भी पढ़ती हूँ तो एक ज्योतिष के नज़रिए से मैं देखती हूँ कि वो एक बलवान व्यक्तित्व का वर्णन कर रही है। एक बलवान ग्रह जिसकी कुंडली में होगा, ये उसी व्यक्ति का चरित्र चित्रण कर रही है। जी हाँ, मैं राहु ग्रह की ही बात कर रही हूँ, जिसका वीडियो कल मैंने बनाया था और जिसके बारे में चर्चा करी थी कि राहु की वास्तविकता क्या है, किस अभिलाषाओं को लेकर के व्यक्ति जन्म लेता है। मैंने कहा था कि राहु हमारे जिस भाव में होता है या जिस ग्रह से संबंध बनाता है या दृष्टियाँ रखता है, उस भाव से संबंधित व्यक्ति की अभिलाषाएं जो पूर्व जन्म में रह गई थी उसे लेकर के ही व्यक्ति जन्म लेता है। तो आज हम उसी की चर्चा करेंगे। जय श्री कृष्णा। तो आज हम बात करते हैं कि हम किन अभिलाषाओं लालसाओं को लेके हमारा जन्म हुआ। आप चेक करिएगा कि आपके राहु किस भाव में है। राहु लग्न में होता है तो कहते हैं कि व्यक्ति उससे भयग्रस्त सबसे ज़्यादा होते हैं राहु लग्न वाले से, कि ऐसा व्यक्ति जिसके लग्न में राहु है, व्यक्ति बहुत छली कपटी होगा। लेकिन ये इसका एक पक्ष है, दूसरा पक्ष नहीं। हर तस्वीर के दो पक्ष होते हैं। यहाँ पे असल में राहु लग्न में होना यानी आपकी पर्सनैलिटी, आपका व्यक्तित्व, आपका चेहरा यहीं से देखा जाता है। तो जब लग्न में राहु होगा तो आपके जीवन में लालसाएं रह गई थी, अभिलाषाएं रह गई थी, क्योंकि पंचम सप्तम नवम दृष्टि भी उसकी होती है, तो उन भावों से भी संबंधित उसकी अभिलाषाएं थी। क्या अभिलाषाएं थी कि वो समाज में नाम चाहता है, सम्मान चाहता है, वो चाहता है लोग उसको जाने पहचाने, और वो उसकी पर्सनैलिटी में निखार करने की कोशिश में लगा रहता है पूरा जीवन। और आपने देखा भी होगा कि राहु जिनके लग्न में होता है उनका व्यक्तित्व बड़ा ही ओजस्वी होता है, बड़ा ही प्रभावशाली होता है। ये देखने में बड़े ही सुंदर और आकर्षक होते हैं और ये चाहते भी हैं कि लोग इनकी प्रशंसा करें। और फिर इनकी संतान संबंधी जो लालसाएं, उनसे अपेक्षाएं बहुत होती हैं। जीवन साथी से कभी संतुष्ट नहीं होते हैं। जीवन साथी इनके लिए कुछ भी कर दे लेकिन ये संतुष्ट, उससे बहुत सारी अपेक्षाएं रहती हैं। इनका दिमाग व्यापार साझेदारी के उसमें बहुत ज़्यादा लगा रहता है और ये ज़्यादातर करते भी हैं व्यापार। और फिर ये अपने बुजुर्गों से भी बहुत अपेक्षाएं रखते हैं, विदेशों से भी संपर्क बना के रखना चाहते हैं। धार्मिक यात्राएं इनके सौभाग्य में लिखी होती हैं, करते हैं नवम भाव पे दृष्टि होने से। ज्ञान प्राप्ति की लालसाएं इनमें बहुत होती है। शिक्षा का भाव है, प्रेम संबंध इनके होते हैं, क्योंकि ये इनके प्रेम संबंध का जो भाव है पंचम, उस पर भी इसकी दृष्टि होती है। इन सारे भावों से संबंधित इसकी लालसाएं रह गई थी। तो यहाँ पे और अन्य ग्रह जब विराजमान हो जाए तो वो क्या चेंजेस कर देंगे, इसके बारे में मैंने कल बताया था। अब द्वितीय भाव पे जब राहु होंगे तो फिर वो क्या करेंगे। द्वितीय भाव कुटुंब का भाव है। जातक में अपने कुटुंब को लेकर के बड़ी चिंताएं होंगी, वो उसकी सारी भाग दौड़ उसने कुटुंब को लेकर के होगी। उसकी वाणी में कर्कशता भी आ सकती है, कुटुंब में अपना वर्चस्व भी वो चाहेगा। फिर उसकी अष्टम भाव पे दृष्टि, अष्टम भाव पे, और इन सारे भावों पे जब दृष्टि होती है तो उसके अंदर उसकी शत्रु भी बढ़ा देगा, कर्जे भी बढ़ा देगा। वो शत्रु नाश भी करेगा, दमन भी करेगा। अष्टम भाव पे दृष्टि होने से वो खोजी प्रवृत्ति का होगा। उसके अंदर आभासी शक्तियाँ बहुत होंगी, हद से ज़्यादा उसके अंदर आभासी शक्तियाँ बढ़ जाती हैं। एक अनजाना भय लेकर के वो जीता है, हमेशा उसको शत्रुओं का भी भय बना रहता है। और वो कर्म क्षेत्र पे अपना वर्चस्व चाहता है और चाहता है कि वहाँ उसका नाम हो, उसको सम्मान मिले उसको कर्म क्षेत्र पे। वो इसी की लालसा लेके, अभिलाषाएं लेकर के अपने कर्म करता रहता है। सारे उसके काम, उसके जो भी प्रयास होते हैं वो इन्हीं चीज़ों से संबंधित होते हैं।
अब राहु यहाँ पे तीसरे भाव में हो गया, तो जैसा कि सरोजनी नायडू जी की वो पंक्तियाँ बताती हैं, यहाँ का राहु कहते हैं कि बहुत बलवान होता है। और यहाँ पराक्रम का भाव है, पराक्रम भाव में बैठ करके राहु पराक्रम तो देगा ही, अति साहसी देगा, उसके अंदर बहुत ही हिम्मत साहस होती है, वो बहुत सारी छोटी छोटी अनेक यात्राएं करना चाहता है और करता भी है जीवन में। इसकी भी जीवन साथी से अपेक्षाएं बहुत सारी होती हैं, बहुत कम है इन लोगों की अपनी जीवन साथी से जब ट्यूनिंग हो तो ये एक बहुत यानी राहु शुभ है। फिर अब उसके मित्र बहुत होते हैं, अनेक होते हैं। अधिकतर यहाँ का राहु से किसी न किसी प्रकार की शिक्षा में संलग्न रखता है, ज़्यादातर नहीं भी हो शिक्षित तो ज्ञान प्राप्त मतलब हायर एजुकेशन लेता है, क्योंकि 11वां भाव उसका हायर एजुकेशन का है। फिर अब चौथा भाव में जब राहु होंगे, ये मातृ भाव है, माता का भाव है, चतुर्थ भाव है, पब्लिक का भाव है, जनता का भाव है। यहाँ पे ऐसा व्यक्ति पब्लिक में जाना जाता है, उसको लोग जानते हैं, यहाँ वो माता का भक्त होता है, अपनी मातृभूमि से भी उसका प्रेम होता है। अब उसके लेकिन यहाँ के जो राहु होता है उसके गुप्त संबंध भी होने की बहुत संभावनाएं होती हैं। यहाँ उसके कर्म क्षेत्र में लोग जानते हैं, ऐसा जातक धन भी काफ़ी कमाता है, कई तरीकों से धन कमाता है, या तो बहुत सारे काम करेगा या फिर बिल्कुल ही एक ही तरह का एक ही प्रकार का काम करता रहेगा और विचार उसके अंदर बहुत सारे आते रहेंगे, चलता रहेगा, सोचता रहेगा और इतना अधिक सोच लेगा कि कई बार उसका दिमाग शून्य भी होने लग जाता है। विदेशों से उसके संपर्क होते हैं, वो यही अभिलाषाएं लेके आया है, विदेशों से धन लाभ भी कमाता है और उसको लाभ होता भी है। यहाँ पे भी राहु माता को पक्ष को थोड़ा सा परेशान कर सकता है, लेकिन वो यहाँ पे धन बहुत कमाता है। अब बात करते हैं पंचम भाव के राहु की। पंचम भाव का राहु कई जो कलाकार होते हैं उनकी कुंडलियों में बहुत देखने को मिलता है। ये नेम फेम चाहते हैं, और क्योंकि एकादश भाव पे भी दृष्टि है, तो अब ये जो जातक होते हैं इन अभिलाषाओं को लेके आए हैं। पंचम भाव संतान का भाव, शिक्षा का भाव, ये अपनी जो भी शिक्षा होती है बहुत गहनता से उसकी तह में चले जाते हैं। और संतान संबंधी थोड़ी चिंता है, इनके प्रेम संबंध भी कभी काफ़ी होते हैं, अनेक होते हैं। अगर ये अशुभ हुआ तो ये एक ही प्रेमी से संतुष्ट नहीं होते, अनेक प्रेम संबंध हो जाते हैं इनके। अब इनकी सम्मान पाने की भावना कैसे हुई, क्योंकि इसके लग्न भाव पे भी दृष्टि है। ये अपने आप को निखारना, सजाना, संवारना, ये सारी चीज़ें चाहते हैं लोग, वो चाहते हैं लोग इनकी तारीफ करें, इनको मतलब सम्मान दें, और ये इसी के लिए ही प्रयासरत रहते हैं। इनकी अभिलाषाएं इसी चीज़ के लिए लगी रहती हैं। अब रहा छठे भाव पे राहु। छठे भाव का राहु भी वही सरोजनी नायडू की पंक्तियों को दोहराता है कि बलवान राहु है। ये रोग, रिपु, ऋण, शत्रुओं का भाव है, ये प्रतिस्पर्धा का भाव है। ये जातक बड़ा साहसी, बलवान और प्रतिस्पर्धी होता है। कुटुंब भाव पे वर्चस्व चाहता है, ससुराल में अपना वर्चस्व चाहता है सब इसी का राज चले वहाँ पे। और कर्म क्षेत्र पे भी इसकी दृष्टि होती है, एकादश भाव में इसकी दृष्टि होती है। तो इसका ये चाहता है कि विदेशों से लाभ हो इसको, वहाँ पे भी ये जाना जाए, और इसको थोड़ा सा पारलौकिक ज्ञान प्राप्त करने की अभिलाषाएं भी होती हैं। एक जो द्वादश भाव है, ये भावनाएं सब में अधिकतर पाई जाती है जो राहु की वहाँ पे विराजमान हो या दृष्टि हो। अब यहाँ पे शत्रु वृद्धि करता है सबसे पहले राहु, तब जाके वो शत्रुओं का विनाश करता है। और सप्तम भाव का राहु कहते हैं श्री कृष्ण की कुंडली में था। उन्होंने जीवन में अपने गृहस्थी का सुख ही नहीं पाया। उनकी 8 पत्नियां अवश्य थी, और राधा जी से भी उनका बोलते हैं, और एक लेकिन प्रेम ऐसा इतना प्रेमी होता है वो, अगर उनको प्रेम था तो इतना गहन था, आत्मिक प्रेम था। और ये राहु लग्न पे भी दृष्टि डालता है इसके, क्योंकि बिल्कुल गुरुवत जो दृष्टियाँ होती हैं पंचम, सप्तम और नवम, तो एकादश भाव पे भी और पराक्रम भाव पे भी इसकी दृष्टि है। तो पराक्रमी भी बहुत होगा, बहुत उसकी यात्राएं पराक्रम और साहसिक यात्राएं होती हैं, और लाभ कमाने के लिए ये लालायित रहता है। इसकी अभिलाषाएं, इच्छाएं, कामनाएं पूर्ति का जो भाव पे दृष्टि है वो उसकी पूर्ण जरूर होती है अपने साहस और पराक्रम से। इसके मित्र अनेक होते हैं, और मित्रताएं इसकी अधिकतर इसको लाभ भी पहुंचाती हैं।
यहाँ का राहु ये, लेकिन इस जातक को कई बार गुप्त रोग भी हो जाते हैं अगर इसके बहुत सारे अनैतिक संबंध हुए तो। ये क्योंकि इन चीज़ों में अगर अशुभ होता है तो ये चीज़ें देता है राहु। अब अष्टम भाव कहते हैं अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन अष्टम भाव अगर शुभ है यहाँ पे राहु, तो गुप्त ज्ञान की तरफ, शोध में और इनमें लगा रहेगा। ऑकल्ट साइंस की तरफ उसकी पूरी एनर्जी जाती है, ऊर्जा जाती है। क्यों, ये मृत्यु का भाव है लेकिन ये गुप्त ज्ञान का भी भाव है। यहाँ पे अचानक जातक को अकस्मात धन की भी प्राप्ति होती है, क्योंकि वो उस चीज़ में लगा रहता है कि अचानक से उसको कहीं मतलब लॉटरी से, या फिर कहते हैं कि इसके कोई ना कोई संबंधी और रक्त संबंध में कोई चला जाए तो वसीयत से इसको धन प्राप्ति की संभावनाएं होती हैं। अब यहाँ पे कुटुंब की चिंता उसको जरूर देता है, और कुटुंब पे इसकी क्योंकि दृष्टि होती है। अब चतुर्थ भाव पे दृष्टि भी होती है, चतुर्थ भाव पे दृष्टि होती है तो उसके घर में दुर्लभ चीज़ों का भंडार हो सकता है, या फिर ऐसी तंत्र मंत्र से संबंधित पुस्तकों का भी भंडार हो सकता है। यहाँ का राहु व्यक्ति को वेद पार्टी भी बना सकता है। यहाँ का राहु पब्लिक में नाम दिलाता है। वहाँ गुप्त भाव में बैठा हुआ राहु, क्योंकि वो जनता के भाव पे दृष्टि है, उसके घर के भाव पे भी दृष्टि है, तो सुख सुविधाएं संपन्नता भी मिलती है उसको। बड़ा नाम कमाता है यहाँ का राहु। अगर ये शुभ है तो, अगर अशुभ हुआ तो इसको कोई ना कोई ऐसी पीड़ा तकलीफ शारीरिक दे देता है जिससे उसको उससे गुजरना पड़ता है। कहते हैं किसी उद्देश्य को लेकर के यहाँ के राहु का जन्म होता है पूर्व जन्म के, और वो पूर्ति होते अचानक से ही चाहते हैं ये, बिना किसी पीड़ा के यहाँ का राहु व्यक्ति को मृत्यु देता है। अब नवम भाव पे अगर राहु है तो नवम भाव धर्म का भाव है, और व्यक्ति यहाँ पे अधिकांशतः विदेशी भाषाओं के जानकार होते हैं, विदेशों की यात्राएं भी करते हैं, विदेशों में जाके बसते हैं। अगर इनके दो चीज़ें पक्ष होती हैं, या तो अपनी इनकी गृहस्थी की या अपने जीवन साथी से वियोग की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। क्यों, क्योंकि ये पराक्रम भाव पे भी दृष्टि है, ये वहाँ लग जाते हैं पंचम भाव पे। वहाँ ज्ञान प्राप्ति में, संतान से संबंधित चिंताएं, ये सब लेकर के इन सारी संतान से अपेक्षाएं उसको बहुत अच्छा देखना चाहते हैं, और शिक्षा में बहुत आगे जाना चाहते हैं, और इसके लिए लालायित भी रहते हैं। यहाँ पे कई बार लोगों को मैंने धर्म परिवर्तन करते भी देखा है, या विदेशी संस्कृति सभ्यता से ये लोग प्रभावित होते हुए देखे जाते हैं नवम भाव के राहु। और कई बार ये या तो नास्तिक हो जाएंगे, और अगर ये धार्मिक हुए तो बहुत गहरे धार्मिक होते हैं। यहाँ पे बैठा के राहु इस तरह से व्यक्ति को कर देता है। दशम भाव का राहु, दशम भाव के राहु कहते हैं कि जिसके राहु 10 में, उसके दुनिया बस में सबसे ज़्यादा बलवान व्यक्तित्व यहाँ के राहु बनाते हैं। क्या कारण है कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि जिसके राहु 10 में, दुनिया उसके बस में? इसका कारण है कि यहाँ पे उस भाव में राहु विराजमान हो गए जहाँ पे कर्म के कारक शनि, और जहाँ पे सूर्य दिग्बली होते हैं, सबसे मुख्य सूर्य यहाँ दिग्बली होते हैं, उस भाव में बैठ गए। शनि जहाँ के कर्म के कारक हैं, बुध गुरु ये भी माने जाते हैं, और सूर्य तो है ही। सूर्य के समान अपने आप को ये राजा तुल्य बना लेते हैं। यहाँ का राहु व्यक्ति को राज करवाता है। बहुत सारे राजनेताओं की कुंडलियों में, या जिनके राजनीतिक संबंध हो, या जिनकी बात उच्च अधिकारी सुनते हो, कहना मानते हो, यहाँ के राहु वाले व्यक्ति का प्रभाव ऐसा होता है। क्यों, इनकी वाणी में ओजस्विता हो जाती है। कुटुंब भाव पे उससे राहु की दृष्टि होने से व्यक्ति की जो वाणी है वो बड़ी प्रभावशाली होती है, और सप्तम भाव पे दृष्टि होगी, उसके पास वाहन होंगे ही होंगे। देखा है ना, राजनेता अगर आप बन गए तो आपको सरकारी बंगला गाड़ी सब मिल जाएगी, और उच्च पद पे पहुंच गए तब भी आपको सरकारी गाड़ी बंगला सब मिलेगा। तो यहाँ का राहु ये देता है। अब इतने उच्च पद पे पहुंचे तो निसंदेह, अब छठे भाव पे भी दृष्टि है तो शत्रुओं का वो दमन करता है। तो यहाँ का राहु बहुत बलवान माना जाता है। एकादश भाव का भी राहु बलवान माना जाता है। एकादश में जब राहु होंगे तो वहाँ व्यक्ति 99% मैंने देखा है हायर एजुकेटेड होते हैं और बड़े शिक्षित होते हैं। उनके मित्र भी बहुत बलवान
होते हैं, धनी होते हैं। यहाँ राहु बहुत धन लाभ देता है, उसकी यात्राएं भी धन लाभ से संबंधित होती हैं, उसके मित्र भी बहुत होते हैं। लेकिन इसके जो अधिकांश मित्र होते हैं बड़े कुटिल, बड़े तेज और बड़े शातिर किस्म के होते हैं। यहाँ पे बैठे हुए राहु के जैसा वो खुद होता है वो वैसे ही उसको मित्र भी मिलते हैं। यहाँ पे राहु बहुत सारी इच्छाएं देता है, कामनाएं देता है जो कभी अनंत होती हैं, वो ख़त्म ही नहीं होती हैं। अब उसकी पराक्रम भाव पे है तो ये बलवान हो ही गया। पराक्रम भाव में बड़ा उसके भाई बहन भी, वो अपने भाई बहनों के लिए भी बहुत काम करता है। उसकी जितनी भी यात्राएं होती हैं वो व्यापार से संबंधित ही मोस्टली होती हैं। यहाँ पे भी राहु अपने जीवन साथी से उसको संतुष्टि नहीं देता। सप्तम भाव पे भी उसकी दृष्टि है। अब यहाँ द्वादश भाव की बात करते हैं। द्वादश भाव में राहु बड़े बड़े ऊंचे स्वप्न देता है। अधिकांशतः जातक या तो विदेशों से संपर्क करेगा या विदेश में जाके बस जाएगा, क्योंकि ये अभिलाषा लेके उसका जन्म हुआ है। वहाँ उच्च स्थान पे बैठा है 12वें भाव में, उस भाव में विदेश भाव में जाकर के बैठ गया तो उसके सपने भी बहुत ऊंचे होते हैं। वो बहुत, उसका विशाल घर होता है, विशाल घर के सपने देखता है बड़े, जिसमें सारी सुख सुविधाएं हो, सब संपन्नताएं हो, और वो उनको पाके भी रहता है। फिर उसकी शत्रु, रोग, रिपु, ऋण, शत्रु भाव, प्रतिस्पर्धा के भाव पे भी दृष्टि है तो वो शत्रुओं का दमन करता है। शत्रु बढ़ते भी हैं लेकिन वो उनका अच्छे से दमन कर देता है। तो ये राहु के अभिलाषाएं, लालसाएं और कामनाएं लेकर के व्यक्ति का जन्म होता है। अब अगर यहाँ राहु अगर शुभ है, हर भाव के कारकत्व शुभ और अशुभ परिणाम देते हैं, और वहाँ बैठा हुआ राहु शुभत्व दे रहा है, शुभ परिणाम दे रहा है या अशुभ दे रहा है, ये आप अपनी कुंडली में स्वयं चेक करिए। जैसे मैंने वर्णन किया है अभी, अगर वहाँ से संबंधित राहु उस भाव से संबंधित अशुभता दे रहा है या उनके फलों में कमी कर रहा है या उन फलों में आप विकास नहीं कर पा रहे हैं अपना, जैसा आपको आउटपुट उसका मिलना चाहिए था, तो आप देखें अपने सप्तम भाव को। राहु के सप्तम भाव में केतु विराजमान है, आपको वहाँ ध्यान देना है। तो केतु जहाँ विराजमान है वहाँ से संबंधित आप कारकत्वों पे ध्यान दें, उनकी केयर करें। वहाँ से संबंधित रिश्ते नातों का ध्यान दें, केयर करें। उनका अगर ध्यान रखते हैं तो क्योंकि वहाँ केतु विरक्ति और अलगाव देता है। आपको उसके विपरीत दिशा में काम करना है। राहु यानी लग्न में बैठ गए, आप स्वार्थी हो गए, अपने बारे में ही सोच रहे हैं, आपने अपने जीवन साथी की अनदेखी कर दी। आपको अपने जीवन साथी की केयर करनी है, ध्यान देना है, तो आपके जो जीवन में असंतुलन आ गया वो संतुलन आना शुरू हो जाएगा। आपको ये काम करना है सबसे पहले। लेकिन क्या आप ये स्वतः करने लग जाएंगे? अगर स्वतः करने लगते हैं तो बहुत उत्तम है। लेकिन कई बार ये जब राहु कहते हैं जब सिर में चढ़ जाए, दिमाग में बैठ जाए, चाहे वो पहले भाव में हो चाहे दूसरे भाव में बैठ करके हानि पहुंचा रहा हो, तो कहते हैं बुद्धि काम नहीं करती है, व्यक्ति नहीं चाहते हुए भी वो गलत काम करता है। तो आपको क्या करना है, सरस्वती जी की शरण में जाएं, क्योंकि राहु अगर अशुभ आने पे होता है तो सबसे पहले बुद्धि खराब करता है। तो आपको सरस्वती जी की आराधना करनी है, उनकी पूजा करनी है। अगर आप उनकी शरण में जाते हैं, उनकी पूजा करते हैं तो राहु नियंत्रित होने लगते हैं। और आप गणेश जी की भी शरण में जाएं। गणेश जी की शरण में जाते हैं तो आपकी जो बुद्धि है वो सही दिशा में काम करती है, आपको बुद्धि आती है। गणेश जी आपके जो आपकी हद से ज़्यादा जो अपेक्षाएं हैं उनको नियंत्रित करने लगते हैं। आपको एक समझ विकसित होती है, आपकी चंचलता जो आ गई है, अनियंत्रित हो गई है राहु के कारण, वो नियंत्रित होने लगती है। और आपका जो विकास बाधित हो गया है, जो रुकावट आ गई है, वो रुकावटें हटती हैं। और आप तुलसी के 2 पत्तों का सेवन करिए और इस तरह से आप अपने राहु को शुभ बना सकते हैं। अगले वीडियो में एक नया विषय लेकर के मैं आऊँगी। तब तक के लिए मैं आज विराम देती हूँ। जय श्री कृष्णा। आप चाहें तो मेरे से अपने विस्तार से कुंडली विश्लेषण भी करवा सकते हैं, उसके लिए संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।